हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये देख लिया था कि होता क्या है डी ब्लॉक और होता क्या है एफ ब्लॉक और इनको टेबल में कहाँ रखा गया है, और पूरी टेबल को निकालने की ट्रिक भी आपने सीखी थी। आज हम इनके लक्षणों पर आएंगे यानी इनके गुणों पर आएंगे। तो हेडिंग पड़ी हुई है प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक के तत्वों के गुण या इनको लक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला गुण आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मैंने आपको बता दिया है। लगभग हमने आपको 3D और 4D का बता दिया था। ठीक है, 5D और 6D का आप कॉमन सेंस लगा के बुक की मदद से कर सकते हैं, वरना मैं इसका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा अलग से। फिर आते हैं आयनिक। हाँ, बता दें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS(N-1), डी में होता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, और NS, S में या तो 1 रहता है इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि पहली 3D श्रेणी में जो है 2 अपवाद होते हैं जिनमें NS1 आता है, बाकी सब में NS2 ही आता है। ठीक है, और तो अपवाद कौन कौन से होते हैं? तो क्रोमियम और कॉपर। कौन कौन? क्रोमियम और कॉपर, 2 अपवाद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, आयनिक अथवा परमाणु त्रिज्याएं। अब ये आयनिक और परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? देखो, जैसे अगर हम बात करें कॉपर, तो ये कॉपर है, ये परमाणु, ये क्या है? परमाणु है। और अगर हम कहें Cu+, तो Cu+ परमाणु नहीं है, Cu+ एक आयन है। Cu+ क्या है? आयन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। Cu क्या है? परमाणु है। Cu क्या है? परमाणु है। और Cu+ क्या है? आयन है। ठीक है, तो इस परमाणु कैसा होगा? गोल होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी केंद्र से परि तक की दूरी, और जो इसकी त्रिज्या होगी केंद्र से परि तक की दूरी, इसकी त्रिज्या को हम बोलेंगे कौन सी त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या। क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो आयनों की त्रिज्या को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। और परमाणुओं की त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हम किसी भी श्रेणी में, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, जैसे जैसे श्रेणी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो धीरे धीरे उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, लास्ट में जिंक का कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसी भी संक्रमण श्रेणी में, किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उनका परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से कुछ दूरी तक तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित यानी कि मिडिल में आने के बाद में, यानी मैग्नीज के बाद में धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है, और जिंक की लास्ट में फिर बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है परिरक्षण प्रभाव, और हम अभी यहाँ 8 नंबर में जानेंगे कि ये परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो, ये समझ गए कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ पहले तो त्रिज्याएँ थोड़ा सा बढ़ती हैं, उसके बाद में त्रिज्याओं में क्या आती है? कमी आने लगती है। और त्रिज्याओं में कमी किसकी वजह से आती है? परिरक्षण प्रभाव की वजह से आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गलनांक तथा क्वथनांक की। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बेसिकली सब धातुएं ही हैं। क्या हैं? धातुएं। इसी लिस्ट में सोना भी है, इसी लिस्ट में चांदी भी है, इसी लिस्ट में कॉपर भी है, इसी लिस्ट में लोहा भी है। तो आपको पता है लोहा को आप पानी में रख दो, एक जैसे हमारे पास ये चाबी है, ठीक है, और ये चाबी ले जाओ, आप इसको पानी में रख दो, उसके बाद में चाय की तरह इसको गर्म करो बर्नर से, फिर कहो दो सर अभी मैं इसको पिघला के पी जाऊँगा, तो क्या पिघला पाओगे इसको? इसको पिघलाने के लिए कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए? लगभग 1200 या 1300 डिग्री सेल्सियस, जो आप अपने बर्नर से नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको पिघलाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो बेसिकली जो हमारे ये धातुएं होती हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, यानी इनके गलनांक क्या हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। एग्जाम्पल पे आप इसका लिख सकते हैं, तांबे का पता करके लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका भी आपको समझ में आ जाए उसका याद करके लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्वथनांक क्या होता है? गलनांक तो समझ गए, कोई भी चीज़ जितने तापमान पे गल जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़
0 डिग्री सेल्सियस पे गल जाती है तो हम उसका गलनांक क्या कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। हालांकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम भी जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है, कोई भी चीज़ जितने तापमान पर गैस बनने लगे, क्या बनने लगे, गैस बनने लगे, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर दैट, अगर हम पानी को गर्म करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप बनकर उड़ने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। क्वथनांक को अंग्रेजी में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल मतलब उबलना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जितने टेम्परेचर पर उबलने लगती है, यूँ कहें कि उसके कण द्रव से किस में जाने लगें, गैस में जाने लगें, द्रव से गैस में जाने लगें, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो इनके गलनांक भी हाई होते नहीं, उच्च होते हैं, और क्वथनांक भी बहुत उच्च होते हैं। आ गया समझ में? 1-2 एग्जाम्पल्स आप याद करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं। देखो, ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, और लेकिन बेसिकली इनकी जो मेन है वो अलग अलग है। जैसे 3D की मेन क्या होती है, 3 होती है। 4D की मेन क्या होती है, 2 होती है। आगे भी लगभग सबकी 2 ही रहती है। तो बेसिकली ज़्यादातर इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 2 होती है डी ब्लॉक के तत्वों की। किसकी, डी ब्लॉक के तत्वों की। बाकी ये लोग परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं रहती हैं। ये मैंने आपको टेबल बनवाई थी, याद है ना, टेबल बनवाई तो उसमें लिखवाया भी था कि स्कैंडियम कितनी प्रदर्शित करता है, 2 और 3, ठीक है। इसके बाद में अगर टाइटेनियम की बात करें तो वो 2, 3, ठीक है, 4। वेनेडियम की बात करें 2, 3, 4, 5, ऐसे ही बढ़ता जाता है मैग्नीज तक, और फिर मैग्नीज के बाद घटने लगता है, और जिंक तक पहुंचते पहुंचते केवल सिंगल रह जाता है 2, ठीक है। जिंक की केवल 2 होती है। ये सभी धातुएं हैं तो सभी दान करती हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए सबकी ऑक्सीकरण अवस्था किस में होगी, प्लस में होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये थी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो परिवर्ती रहती हैं। परिवर्ती मतलब बदलती हुई, एक समान नहीं होती, सबकी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। याद रखना, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आते हैं चुंबकीय गुण पे बेटा। अब चुंबकीय गुण पे अगर हम बात करें तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मौजूद है तो वो कैसा होगा बेटा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हैं, युग्मित हैं, युग्मित हैं, तो कैसा होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। वो चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, ठीक है। अब ये अयुग्मित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स में आपने इस तरीके से किया, मान लो इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं अयुग्मित। क्या बोलते हैं, और अगर इस तरीके से एक और बना दिया तो इसको कहते हैं युग्मित। तो अगर सारे के सारे डी, क्योंकि हम यहाँ डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं, तो अगर डी उपकोष अधूरा है, डी उपकोष अधूरा है, डी अधूरा, ठीक है, डी अधूरा है तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अगर डी पूरी तरह खाली है, डी पूरी तरह खाली नहीं है, भरा, डी पूरी तरह भरा है, डी पूरी तरह क्या है, भरा है, अधूरा नहीं है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो हम कहेंगे वो कैसा है, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय गुण प्रदर्शित हो रहे हैं तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, और चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बताया था, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 था, ठीक है, याद आया, कोई अपॉन नहीं, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, जहाँ n क्या होती थी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती थी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये समझ जाओ कि कोई भी कब अनुचुंबकीय होगा, कब प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर Cu क्या रहता है, 32 रहता है। चलो निकिल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर भी हो जाएगा, निकिल भी हो जाएगा। निकिल का 28 रहता है, इसका करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 1s2। अरे 1s2 छोड़ो, सीधे आ जाओ किस पे,
आर्गन कितने नंबर पे होता है? 18 तक हो गया है। और कहाँ तक हो जाता है आर्गन में? 3p6 तक। कहाँ तक हो जाता है? 3p6 तक हो जाता है। फिर यहाँ करेंगे 3d। अब सोचेंगे 3d 8 होगा, क्या होगा बाद में देख लेंगे, होगा 80। और यहाँ क्या होगा? 4s2। 18 2 20, 8 28। आ गया समझ? तो यहाँ पर देखो d में कितने बेटा? 8। 4s में कितने? 2। हमें 4s से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है? d से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे? d में कितने रहते हैं अधिकतम? d में अधिकतम कितने रहते हैं? 10। और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो d के लिए कितने कमरे बनाने चाहिए? 5 कमरे बनाने चाहिए। तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, एक कमरे में सिर्फ 2 ही रह सकते हैं। हुंड ने क्या बताया था कि पहले अयुग्मित भरोगे, बचेंगे तो युग्मित करोगे, वरना नहीं। ठीक है, तो पहले कैसे भरें? अयुग्मित। चलो भर दो। पहले एक इसमें, 2 3 4 5। अभी बचे हैं क्या? तो इधर से कर दो, 6 7 और 8। अब यहाँ पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है? उससे कोई मतलब नहीं। अयुग्मित है कि नहीं ये बताओ, है ना? डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि नहीं मौजूद है? मौजूद है। तो इसका मतलब इसके जो चुंबकीय गुण होगा, इसका चुंबकीय गुण कैसा होगा बेटा? कैसा होगा ये? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बताओ? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो चुंबक की तरफ हल्का हल्का आकर्षित होते हैं, जो चुंबक की तरफ हल्का हल्का आकर्षित होते हैं। ठीक है, और प्रतिचुंबकी क्या होते हैं? जो चुंबक के विपरीत दिशा में हल्का हल्का प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकी से प्रतिकर्षित, याद रखो, प्रतिचुंबकी प्रतिकर्षित। आया समझ में? अब अगर प्रतिचुंबकी प्रतिकर्षित होते हैं तो अनुचुंबकी आकर्षित होंगे। आ गया समझ? और लोह चुंबकी बहुत स्पीड में आकर्षित होते हैं। ठीक ना? जैसे लोहा लौह चुंबकीय होता है। अब चुंबक के पास लोहे को ले जाओ तो खींच लेगा, लोहे को चुंबक खींच लेगा। ठीक है, कॉपर को नहीं खींच पाएगा। तो ये हो गया अनुचुंबकीय, यानी निकिल कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, अब आते हैं, जैसे हम बात करें Ni2- की, Ni2- की। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, ये देता है। तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं 2+ या Cu2+ ले लो, Zn2+ भी ले सकते हो, Zn2+। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, Zn2+, पहले जिंक का करेंगे। पहले किसका करेंगे? जिंक का। Zn2+ का हमको पता लगाना है। Zn का क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Zn का होता है आर्गन 4d10 और 4s2। वो किसका होता था? Zn का। ये किसका होता है? Zn का। Zn का परमाणु क्रमांक कितना रहता है? 30। लेकिन इसने बोल दिया है Zn2+, यानी Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? दान दे दिए। दान देगा तो बाहरी कक्षा से देगा। बाहरी कक्षा कौन है बेटा? 4s है ना, तो वहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचा क्या केवल? 3d10। अब 3d10 का करेंगे वितरण। 3d10 का करेंगे वितरण। 5 कमरे बनाएंगे। हुंड के नियम से 5 कमरे बनाने पड़ेंगे आपको। हुंड के नियम से पहले अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, फिर इनको युग्मित करो। पहले बिना पेयर के, फिर पेयर बनाओ। पेयर माने जोड़ा, पेयर माने अब जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाएगा सबका, क्योंकि 10 है, हो गए 10 टोटल। सबका जोड़ा बन गया? बन गया नहीं बन गया? ठीक है, कोई भी इसमें सिंगल है नहीं है। तो ये कैसा होगा? ये कैसा होगा बेटा? प्रतिचुंबकी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा बायोडेटा समझ में आया कि चुंबकीय गुण क्या होते हैं। अब अगर मैंने बोला होता कि चुंबकीय गुण के साथ साथ इनका चुंबकीय आघूर्ण भी निकालो, तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते? यहाँ देखो, यह मैं रफ करता हूँ इसको। चुंबकीय आघूर्ण,
तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, ये सूत्र था। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो मान रख दो n की जगह, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2, 2 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना आएगा? 4 का बाहर क्या निकलेगा? 2, अंडर रूट में क्या? 2, ये हो गया। ठीक है, आंसर √2 का मान रख के गुणा कर दोगे और अच्छा हो जाएगा। इसमें आ जाओ, इसका अगर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने को बोलता तो क्या करते? कैसे निकालते? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है ना, तो अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, 0 गुणे 0 प्लस 2, तो फाइनली 0 आया समझ में। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आ गया? 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम है बताओ? चुंबकीय गुण समझ में आया बढ़िया से? अब इसको रफ करते हैं। ठीक है, चुंबकीय गुण हमने सोचा अच्छे से तुम्हें समझा दें। अब आ जाते हैं इधर, चुंबकीय गुण के बाद में फिर चलते हैं रंगीन यौगिकों का निर्माण। ठीक है, तो इसका भी एक ही फंडा है कि ध्यान रखो, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह रंगीन यौगिक बनाएगा। कैसा बनाएगा बेटा? रंगीन यौगिक बनाएगा। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो वह रंगहीन यौगिक बनाएगा। रंगहीन यौगिक। ठीक है, तो याद रखें कब रंगीन बनाएगा, कब रंगहीन बनाएगा। चलो बताओ, अभी मैंने जो आपको Cu2+ बताया था, ये तो बताया था Cu2+, ये क्या था? अयुग्मित थे कि युग्मित थे? अयुग्मित। तो बताओ Cu2+ अगर किसी से रिएक्ट कर ले, सपोज दैट Cu2+ के पास एक आ गया Cl और दूसरा आ गया Cl, तो ये बना लेगा क्या? CuCl2। क्या बना लेगा? CuCl2। अब आप बताओ CuCl2 जो है वो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा? कलरलेस होगा कि कलरफुल होगा? कलरफुल होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आई बात समझ में? वही अगर हम यहाँ पर ले लें जिंक, क्या ले लें? जिंक, तो ये बना देगा ZnCl2। अब आप बताओ ZnCl2 कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा? कलरलेस होगा। आ गया समझ में? कब कलरलेस बनाएगा, कब कलरफुल बनाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं सारे के सारे, डी कक्षक पूरा भरा है, तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस यौगिक बनाएगा। और अगर उसका डी कक्षक अधूरा है, डी कक्षक अधूरा है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो कलरफुल यौगिक बनाएगा, कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, इस चीज़ को लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स में यहाँ लिख देता हूँ, Cu++ Cl2 इज इक्वल टू CuCl2, इसको लिखेंगे रंगीन यौगिक। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे Zn+Cl2, ये बनाएगा ZnCl2, और इसको बोलेंगे रंगहीन यौगिक। रंगहीन यौगिक। फटाक से नोट करो बेटा, दोनों पॉइंट्स नोट करो। किस में नोट करोगे? हाँ, रंगीन यौगिकों के निर्माण वाले में। अब इसके बाद में बच्चों देखो, अगला टॉपिक है संकुल या संकर या उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। ठीक है, और हाँ हेडिंग है। और बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आपको यही मिलने वाला है, उपसहसंयोजी यौगिक, पूरे चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे ठीक ठाक मात्रा में।
फटाफट टॉपिक डालें। और मैं ऊपर के टॉपिक्स मिटा देता हूँ क्योंकि ये किसी काम के तो है नहीं। अब काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और इसको भी रफ कर देते हैं। कुछ अनाज के दुश्मन क्लास में भी बैठे हैं। तुम्हें थोड़ी ना कह रहे बेटा हम। देखो, दाढ़ी के तिनके में चोर, हाँ देखो, संकुल यौगिकों का निर्माण कैसे करेंगे, थोड़ा सा कहानी समझो। एक हमारे पास है कोबाल्ट CO27 नंबर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आएगा 1s2, छोड़ो ऑर्गन ले लेते हैं, AR। 18 तक कंप्लीट हुआ। 3D में कितने 7 और 4s में कितने 2। 18 2 20 7 27। इसके बाद 4P में कितने, कुछ नहीं, 0, क्योंकि 27 तो यही पूरे हो गए। तो 4P में हमको कुछ भी नहीं करना। अब अगर हम बात करें CO3+ की, 3+ का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया, ठीक है। अब दान दे दिया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। 3D में कितने बचेंगे बेटा, 2 तो यहीं से चले गए, 2 चले गए यहाँ से और 1 चला गया यहाँ से, तो बच्चे इसमें कितने 6। और 4s में क्या बचा 0 और 4P में क्या बचा 0। अब अगर इसका वितरण दिखाया जाए, वितरण, ठीक है, हुंड के नियम से इसका वितरण दिखाएं तो 3D के लिए कितने कमरे बनाएंगे बेटा, बोलो। 5 रूम्स बनाएंगे, ठीक है। 4s के लिए s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितने कमरे, एक ही काफ़ी है, एक ही कॉफ़ी है। कॉफ़ी देखो, P में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 के लिए कितने कमरे चाहिए, 3 कमरे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें 10 तो 5 कमरे, तो 3, इस तरह 5 कमरे हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें बनाएंगे हुंड के नियम से। पहले अयुग्मित भरते हैं फिर युग्मित करते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में ये तो खाली पड़े हैं, ठीक। अब एक कहानी और सुनो, इतना समझ में आ गया ना अच्छे से। अब हम लेते हैं एक ऐसा यौगिक जिसको हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया। लेकिन उपसह संयोजी यौगिकों की दुनिया में इसको अमोनिया नहीं कहते हैं, इसको एमीन कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, एमीन बोलेंगे, ठीक है। अब एमीन पे देख लो, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एमीन में ये है कि नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो आएगा 2 और 5 बोरबरी के नियम से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो आएगा 1, ठीक है। इसे ज़रूरत है 3 की, इसे ज़रूरत है 1 की। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ होने चाहिए 8 और यहाँ होने चाहिए 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। तो इस तरह मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना दिए 2, उससे कोई मतलब नहीं। और हाइड्रोजन इधर लिख दिया, हाइड्रोजन एक यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन एक यहाँ लिख दिया। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही तो दे सकता है, दे नहीं सकता बल्कि साझा होगा। बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके तीनों से साझा कर लेगा। कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तीनों से साझा करेगा, हाइड्रोजन तीनों से कैसे कर लेगा, हाइड्रोजन तो एक से करेगा, इसके एक से कर लेगा, ये इसके एक से कर लेगा, ये इसके एक से कर लेगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन दोनों के 2-2, इन सब के 2-2 कंप्लीट हो रहे हैं और नाइट्रोजन के कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 8 कंप्लीट हो रहे हैं। काउंट कर लो, 5 और 6 7 और 8।
ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो नाइट्रोजन ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड शेयर किया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड शेयर किया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड शेयर किया, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन साझा में काम आ रहा है, ये भी साझा में काम आ रहा है, ये वाला भी साझे में काम आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो कहीं काम में नहीं आ रहे हैं। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कौन से 2? ये वाले, ये किसके इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन के, वो फ्री हैं, वो कहीं काम नहीं आ रहे। तो यानी कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो इन इलेक्ट्रॉनों को दे करके किसी भी अन्य मेटल के साथ ऐड हो सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों को देता है, इसीलिए NH3, ये बना NH3, इसलिए NH3 को हम लोग कहते हैं लिगैंड। ध्यान रहे, लिगैंड। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं बेटा? लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने देने की क्षमता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई देता है तो उसको हम तीर के निशान से दिखाते हैं। किसके निशान से? तीर के निशान से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये तो बात समझ में आ गई। कैसे दे सकता है वो भी समझ में आया कि नहीं आया? कि इसके पास 2 ही तो फ्री है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म माने पेयर, जोड़ा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये उसको देगा ना तो लोन दिया जाता है कि लिया जाता है? लिया जाता है, ठीक है। और दिया जाता तो उसको भी कहते हैं लोन दिया हमने, ठीक है। तो लोन पेयर, क्या कहेंगे? लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लिगैंड जो है, इस लिगैंड को हम लोग कहते हैं प्रबल लिगैंड। ये प्रबल लिगैंड है। और जब कोई प्रबल लिगैंड आता है तो हमको कमरे खाली करने पड़ते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई गरीब शरीफ रिश्तेदार आए तो कहे बाहर बरामदे में खटिया डाल दो, लेट जी। और अगर कोई IAS PCS मामा या फूफा या मौसा आ जाएं तो उनके लिए स्पेशल कमरा तैयार किया जाता है, उनके लिए स्पेशल रसगुल्ले बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब तैयारियां की जाती हैं कोई अमीर रिश्तेदार अगर घर आ रहा हो। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्रबल लिगैंड है तो तैयारी करनी होती है, ठीक है। प्रबल लिगैंड है तो तैयारी करनी होती है और दुर्बल लिगैंड है तो तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके घर में 5 कमरे हैं, यहाँ पर आपके मम्मी पापा लेटे हुए हैं, यहाँ आप लेटे हो, यहाँ छोटी बहन, यहाँ एक भाई, यहाँ दूसरा भाई, ठीक है। अब क्या हो, दोनों सबका अपना अपना कमरा सेपरेट है, लेकिन जैसे ही वो फूफा जी आए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, भैया से मम्मी क्या बोलेंगे, चल यहाँ लेट जा, कमरा खाली करा लिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जब प्रबल लिगैंड होता है तो हमको जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, यहाँ से ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो अब जितने बॉक्स खाली हुए उतने में NH3 आके अपने लोन पेयर दे देगा, यानी कि एक NH3 यहाँ पर लोन पेयर दे देगा, ये जुड़ गया NH3, समझ में आया। एक NH3 के पास 2 होते हैं, यहाँ पर दे देगा, यहाँ भी जुड़ गया NH3, यहाँ देगा, यहाँ भी जुड़ गया NH3, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरीके से कितने NH3 जुड़ गए बेटा? 6। कितने NH3 जुड़ गए? 6 NH3 जुड़ गए। तो इससे एक संरचना बनेगी, वो क्या किस तरह की संरचना बनेगी देखेंगे। तो हाँ ठीक है, शुरुआत में हमने बेटा क्या लिया था, सूत्र क्या बनकर तैयार हुआ, या यौगिक कह सकते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। शुरुआत में हमने क्या लिया था, कोबाल्ट। क्या लिया था? कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऊपर कितनी पावर थी उसकी? 3। तो यहाँ डिब्बा बंद करके लिख देंगे 3+। आया समझ में? इसके बाद में कोबाल्ट के साथ कितने NH3 जुड़े हैं? 6। तो लिखेंगे NH3 का होल 6। आया समझ?
अब ये जो बनकर तैयार हुआ है इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। किस तरह? देखो, बीच में लिखेंगे CO, बीच में, इधर 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 और इधर। ये हो गया तीर का निशान जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रेजेंट करता है। यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, और इसको इस तरह डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो बीच में है, जो बीच में होता है उसे केंद्र बोलते हैं। ये है क्या? धातु है ना ये, तो इसको बोलेंगे केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो इनको बोलते हैं क्या? लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। और ये जो बनकर बेटा तैयार हुआ है इस पूरे को क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक या संकर यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक। तो ये है उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करना। ठीक है, आया समझ? कुछ भी नहीं लिखवाया ना अभी? लिखो इसमें, लिखो संक्रमण तत्वों के आयन अथवा परमाणु, संक्रमण तत्वों के आयन अथवा परमाणु धनावेशित कम ऋणावेशित धनावेशित कम ऋणावेशित अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रैकेट में लोन पेयर लेकर, इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर उन्हें अपने साथ जोड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ये नोट कर लो जैसे करके, जैसे के बाद ये नोट कर लो। अब सुनो, इसके बाद में 3 टॉपिक बच रहे हैं। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, मिश्र धातुओं का निर्माण और उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरकी गुण। ये 3 टॉपिक हम आपको कल करा देंगे।